आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 1 संसाधन के अंतर्गत भाग 4 में चर्चा करेंगे पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गत 3 वीडियो इस पाठ पर आधारित आ चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए उनको और उसके उपरांत मेरे साथ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल कीजिए। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। देखते हैं पहला सवाल है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? बड़ा आसान सवाल है। अगर आपने दूसरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इसका जिक्र किया था कि संसाधनों का वितरण पृथ्वी पर समान रूप से नहीं है। अगर लोहा है, ऐसा नहीं है कि उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक लोहा ही लोहा वितरित है, ऐसा नहीं है। पश्चिम में मरुस्थल है, पूर्व में जंगलात हैं, तो बहुत सारे ऐसे ये क्या हैं, ये उच्चावच के लक्षण हैं जो एक देश में, एक महाद्वीप में देखने को मिलते हैं और इसी के आधार पर जो संसाधन होते हैं उनका वितरण भी क्या है, असमान देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? कुछ ऐसे भौतिक कारक हैं जिनका जिक्र जरूर करेंगे। उच्चावच के लक्षण हैं, ऊंचाई है, जलवायु है, इन्हीं के अंतर्गत संसाधनों का वितरण हमें अंतर देखने को मिलता है। तो लिखिए इसको, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग पहला कारण, दूसरा जलवायु, तीसरा ऊंचाई, ये सभी क्या है, भौतिक कारक हैं। इन पर क्या है, ये सब निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण क्या है, असमान देखने को मिलता है। आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से प्रायद्वीपीय पठार जो है, जहां छोटा नागपुर का भाग है जो भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, वहां पर बहुत सारे खनिज देखने को मिलते हैं। कारण उसका मैंने आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण आग्नेय शैलों से हुआ था, वहां पर बेसाल्टिक लावा फ्लो हुआ था जो क्रिटेशियस काल में, इसका जिक्र हमने किया था। और इसके परिणाम स्वरूप आग्नेय शैलों से ही जो खनिज हैं, सर्वाधिक खनिज आग्नेय शैलों से ही बाहर आते हैं। तो इसलिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहुत खनिज मिलते हैं। अगर प्रायद्वीपीय भाग की तुलना आप उत्तर के हिमालय क्षेत्र से करेंगे तो उत्तर के हिमालय क्षेत्र में अलग तरीके के खनिज, जैसे अवसादी खनिज, अवसादी जो बिल्डिंग मटेरियल है, वो देखने को मिलते हैं। पूर्व में आप चले जाइए, वहां वनस्पति बहुतायत में देखने को मिलेगी। पश्चिम में आप देखेंगे तो वहां पर वनस्पति विहीन क्षेत्र है। तो वहां जो वनस्पतियां हैं या आप वहां खनिज देखें तो खनिजों के अंतर्गत वहां पर तेल निकाला जा रहा है, प्राकृतिक गैस निकाली जा रही है बाड़मेर में। तो सेम इसी तरीके से आप अन्य क्षेत्रों में देखें तो जिन प्रदेशों में यूरेनियम मिल रहा है, ऐसा नहीं कि पूरी जगह ही यूरेनियम पाया जा रहा है। तो इस तरीके से एक देश में, एक महाद्वीप में संसाधनों का जो वितरण है वह समान रूप से नहीं है। कैसे है? वह असमान रूप से है, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, रिसोर्सेज का। अगला सवाल देखते हैं, संसाधन संरक्षण क्या है? यानी कि संसाधन जो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं, उन संसाधनों का हमें बुद्धि विवेक से इस्तेमाल लेना है और उनका क्या करना है, संरक्षण करना है, यानी कि उनको हम बचाएं कैसे। तो उसके लिए जरूरी मैंने जिक्र किया था, 3R की हमने बात की थी, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज की बात की थी। आप ये देखिए, 3 जो है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ये 3 ऐसी चीज है। रिड्यूस मतलब जो उपलब्ध संसाधन है उनको इस तरीके से इस्तेमाल, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही ना ले, काम ले पर किफायत से ले, जितनी जरूरत है उतना काम मिले, तो रिड्यूस करें। और क्या करें? रिसाइकिल करें, पुनः चक्रित करें। ऐसे संसाधनों का उपयोग करें जो कि पुनः चक्रित हो सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लें। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है जो नवीकरणीय संसाधन है, विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा के स्रोत है, उनका इस्तेमाल ज्यादा करें। बनस्पत जो नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय संसाधन है या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, कोयला है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, इसका इस्तेमाल कम करें। इसकी तुलना में दूसरे संसाधनों पर हम निर्भर रह सकते हैं। इसी तरीके से रीयूज कर सकते हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हमने जिक्र किया था, किस तरीके से लोहे के स्क्रैप से अन्य चीजें और बनाई जा सकती हैं।
प्लास्टिक है उससे भी अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से इन तीनों प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके हम संसाधनों का क्या कर सकते हैं बच्चों, संरक्षण कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना। तो ये क्या है, रिड्यूस है, रिसाइकिल है, रीयूज है, ये सब एक तरीके हैं जो सतर्कता पूर्वक संसाधनों का उपयोग करने पर जोर देते हैं। उन्हें नवीकरण करने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो संसाधन है वह नवीकरण है, जैसे जल है, मृदा है, जंगलात हैं, वन है, इनका जिक्र हमने किया था, ये पढ़े थे हमने। पर इनको अक्षय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उनकी तुलना में इनको नवीनीकरण होने में थोड़ा समय तो हमें देना पड़ेगा। ये अगर अंधाधुंध दोहन करेंगे, जंगल आज हमने काटे काम में लिए तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाए, एक पेड़ काटा 10 पेड़ लगाए, तो इस तरीके से करेंगे तो वो 10 पेड़ को बड़े होने में समय तो लगेगा। तो इसीलिए हमें क्या है, ऐसे संसाधनों को क्या देना चाहिए, समय देना चाहिए, जिससे वो वापस से विकसित हो सके और आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। सही है। अगला सवाल, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? हमने भाग 3 में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि जो संसाधन है वास्तविकता में आधार पर उन्हें प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव स्वयं में एक संसाधन है, इस तरीके से हमने बांटा था। तो मानव संसाधन जो है, कहते हैं कि मानव संसाधनों का जनक है। जितने भी संसाधन इस धरती पर हैं, प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिए हैं, बशर्ते मनुष्य ने अपने ज्ञान कौशल, शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनका इस्तेमाल किया और उन्हें एक नया रूप, उनकी उपयोगिता, उनको मूल्यवान बनाया। ये सब कार्य किसने किए हैं, मानव ने किए। इसलिए एक देश के लिए जो मानव है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है। लिखिए, मानव संसाधनों का जनक है। ये बहुत खास चीज है कि मानव को ही क्या कहा जाता है, संसाधनों का जनक कहते हैं, कि वही उसका प्रणेता है, उसी ने उसको सभी संसाधनों को नए नए रूप मानव ने ही तो दिए हैं, क्योंकि उसके पास ऐसा करने का क्या है, ज्ञान है, कौशल है तथा प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, खुद में अपना एक संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव को क्या बनाते हैं, एक बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूछा है। यानी कि उपलब्ध जो संसाधन हैं उनका बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकशीलता से इस तरीके से प्रयोग करें कि वर्तमान पीढ़ी तो काम में ले ही, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसको क्या किया जाए, बचाकर रखा जा सके, कि वह भी उसका इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए जरूरत क्या है, वही 3 R याद रखिए, रिसाइकिल है, रिड्यूस है, रीयूज है। ये तरीके हैं जिनके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप, सतत पोषणीय विकास से तात्पर्य संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना है, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं क्या हो सके, पूरी हो सके। मैंने आपको बताया था, अगर अंधाधुंध दोहन इसी तरीके से इनका करते गए तो आने वाले समय में कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, जो म्यूजियम में देखने को मिलेंगे, हम लेबोरेटरी में देखने को उनको रखेंगे कि हाँ ये एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला हुआ करता था, ये हेमेटाइट प्रकार का लोहा एस्क हुआ करता था, जिसका हम काम में लेते थे, इससे रेल के इंजन चला करते थे। ऐसी बातें हुआ करेंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसा ना हो। तो इनका जो आकलित संसाधन हैं, जिन्हें अनवनीकरणीय संसाधन कहा जाता है, जिनके भंडार कैसे हैं बच्चों, सीमित मात्रा में हैं, जिन्हें नवीकरण होने में हजारों वर्षों का समय लगता है। तो उन सब संसाधनों का हम बुद्धि विवेकपूर्ण तरीके से, यानी कि कह सकते हैं सावधानी पूर्वक उनका उपयोग करें। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। टिक का निशान लगाना है। ये बहुत आसान सवाल होते हैं, बशर्ते एक एक चीज को आपने गौर से सुना है और उसको नोट किया हो, तो इनका
चुटकियों में आप उत्तर दे सकते हैं। पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? ऐसी कौन सा इसमें बताएगी है जिसकी चर्चा जो संसाधन होने के लिए निर्धारण नहीं है? अगर पहला वीडियो पढ़ा है आपने, सुना है, तो उसके अंतर्गत इसका पूरी जानकारी दी गई थी। तो कौन कौन सा है? पहला उपयोगिता है, मूल्य है, मात्रा है। तो उपयोगिता जरूरी चीज है, मूल्य जरूरी चीज है, क्या नहीं है? मात्रा। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? ये क्या है? ये सही उत्तर है, ये सही उत्तर है। क्या? मात्रा। मतलब उपयोगिता है, मूल्य है, पेटेंट है, ये तीनों संसाधनों का निर्धारण करते हैं। क्या नहीं करता? मात्रा नहीं करती है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव ने कौन से संसाधन को बनाया है? देखते हैं, कैंसर उपचार की औषधियां। दूसरा ऑप्शन है झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। बिल्कुल सही, कैंसर उपचार की औषधियां, कैंसर के इलाज की जो दवाइयां हैं वह मानव निर्मित हैं, चिकित्सा के अंतर्गत खोज करके, आविष्कार करके उसने बनाया है। बाकी सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अगला सवाल देखते हैं, कथन को पूरा कीजिए। एक स्टेटमेंट दिया है, उसको रिक्त स्थान है, उसको पूरा करना है हमें। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है, सीमित भंडार वाले होते हैं। दूसरा ऑप्शन है मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। तीसरा है निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन क्या है? सीमित भंडार वाले हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, यह सब सीमित हैं, आंकलित है इनके भंडार, और इनको नवीकृत होने में हजारों वर्षों का समय लगता है। अगला सवाल देखते हैं, ये है क्रियाकलाप आधारित। ये बड़े रोचक और मनोरंजक सवाल होते हैं कि बच्चों करके सीखने में जो मजा आता है वह कहीं नहीं आता है। तो लर्निंग बाय डूइंग से देखते हैं, ये आप ही के लिए है क्रियाकलाप। देखते हैं क्या लिखा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती, मानुष चुन। तो एक बहुत अच्छा रहीम जी का दोहा है, ये आपने कई बार सुना होगा कि पानी की उपयोगिता के लिए उन्होंने यह बताया था। तो इसमें देखिए, ये पंक्तियां अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खाने खाना, उनका रहीम जी है पर पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना उनका नाम था, उन्होंने लिखी थी। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है? इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे 100 शब्दों में लिखिए। यानी कि आपको किसका जिक्र करना है? आपको लिखना है जल संसाधन के बारे में। आप जानते हैं कि जल है तो जीवन संभव है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या है? जल आवर्त है, जिसमें से 2.7% भाग जो है वह अलवण जल से व्याप्त है, जहां पीने योग्य पानी हमें ग्लेशियर्स में है, झरनों में है, नदियों में मौजूद होता है। तो इस तरीके से जल के बहुत सारे उपयोग जो हम पृथ्वी पर देखते हैं, और जल को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? ये नवीकरणीय संसाधनों में आता है, बशर्ते इस पर मानव का प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि समय समय से आप देख रहे हैं जल प्रदूषित हो रहा है, तो अगर वहां पर इंसान अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करे, उसको सही तरीके से उसका नियोजन करे, उसका प्लानिंग करे कि हमें वाटर को, पानी को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वह भी क्या है, नवीनीकरण पर समय लगता है, कई चीजें उससे निर्धारित होती हैं। सही उत्तर देखिए इसका, तो ये आप नोट कर लेंगे। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग, यानी कि 3/4 का मतलब है 71% भाग जल मौजूद है पृथ्वी पर। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी को ही हम क्या कहते हैं? जल ग्रह कहते हैं। और लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन कहां शुरू हुआ था? महासागरों में शुरू हुआ था। और यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह पर 2/3 भाग को ढके हुए हैं,
और विविध प्रकार के पौधे और जीव जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल कैसा है? लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि बहुत खारा है। और अलवण जो जल है, मतलब जो साफ जल है, वो कितना है? वो है 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग कहाँ पर मिलेगा? बर्फ यानी कि ग्लेशियर्स में है, हिमनदों में मौजूद है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ये ग्लेशियर्स की चादर में मिलेगा आपको। अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, आओ खेलें। ये भी बड़ा रोचक सवाल है, देखते हैं क्या है। सोचिए कि आप प्राग ऐतिहासिक काल में एक ऊंचे हवादार पठार पर रहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि ऐसा काल जब लिखित रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। उस समय के काल को प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं। तो उस समय अगर आप देखें तो आप आपके मित्र तेज पवनों का उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप पवन को एक संसाधन कह सकते हैं? तो उस समय अगर बात करें तो उस समय हवा का उपयोग वो लोग किस में करते थे? अनाज को साफ करने में करते थे। सूप है या छाजड़ा जिसको विनोवर कहते हैं, उसके रूप में इस्तेमाल लेकर आप अनाज को साफ कर सकते हैं। इसी तरीके से उस समय जल का भी एक जगह से दूसरे स्थान पर वितरण भी हम किसके आधार पर? पवनों की मदद से कर सकते हैं। तो सही उत्तर में आप लिख लीजिए, पवन के माध्यम से खेतों में सूप के द्वारा अनाज को साफ करना, ये एक काम है। दूसरा है पवन के माध्यम से संदेश, आग जलाकर धुएं से संदेश पहुंचाया जाना। अगला सवाल देखते हैं, 1.2 में अगला सवाल उसी से संबंधित एक और है। अब कल्पना कीजिए कि आप वर्ष 2138 में उसी स्थान पर रह रहे हैं। पहले वाला जो सवाल था उसमें हमने चर्चा की थी कि आप कहां पर हैं? प्राग ऐतिहासिक काल में, प्री हिस्टोरिकल एज में। और अब की जो जिक्र कर रहा है ये सवाल में आपके लिए कल्पना करने को कह रहा है कि 2138 अभी क्या है? 2021, यानी कि इतने वर्ष बाद आप ये देखें कि करीबन आप अंतर निकाल सकते हैं कि कितना अंतर है? 2138, यानी कि आप ये देखें 7 और ये आपका आ गया 117 वर्ष, यानी कि 117 वर्ष बाद क्या स्थिति होगी? ऐसी कल्पना करें। संसाधन क्या है? वही पवन ऊर्जा है, तेज पवन है। उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है? तो हमने पढ़ा है कि जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। और आज के समय में इनका इस्तेमाल किसके रूप में? पवन चक्कियों के रूप में हो रहा है, विद्युत उत्पादन में हो रहा है। बहुत सारी नवीन तकनीकें हैं जो इनके माध्यम से इस्तेमाल में ली जा रही हैं। तो क्या आप पवनों का कोई उपयोग कर सकते हैं? कैसे? क्या आप बता सकते हैं कि अब पवन एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? तो सही उत्तर में क्या लिखेंगे कि पवन का इस्तेमाल किसके आधार पर? पवन चक्कियों के माध्यम से कर सकते हैं। क्या करेंगे? इससे आप विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, जल का वितरण किया जा सकता है, पंप सेट होते हैं, पवन चक्कियां चलती रहती है। आपने देखा है गांव देहातों में पवन चक्कियां घूमती रहती हैं और उसके साथ वह कुएं में लगा रहता है उसका कनेक्शन, और वहां से पानी भर के आगे विस्तारित होता रहता है, यानी कि वितरण कर सकते हैं। पवन नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है? अक्षय स्रोत है। तो ये इसकी एक खास, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पवन को एक खास संसाधन, महत्वपूर्ण संसाधन कहते हैं, क्योंकि ये नवीकरणीय संसाधनों में इसका नाम आता है। अगला देखते हैं, एक सवाल है, एक पत्थर, एक पत्ता, एक गत्ता और एक टहनी लीजिए। बहुत आसान से उपलब्ध होने वाली ऐसी चीजें हैं। सोचिए कि आप इनका उपयोग संसाधन की भांति किस प्रकार कर सकते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को देखिए और आपको जो खाली एक रिक्त स्थान दिया गया है उसमें इसकी पूर्ति करनी है, बनाना है। ये आपकी कल्पना पर आधारित है, ये सब आपको मिल सकते हैं। पत्थर है, पत्ता है, गत्ता है, एक टहनी है, इनमें आप लीजिए और इसके आधार पर क्या सवाल हैं उसको देखते हैं, क्या उपयोग हो सकते हैं। जैसे आप एक पत्थर का उपयोग कर सकते हैं,
ये आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। इसके आधार पर ही आपको क्या करना है, एक पत्ती का उपयोग कैसे करेंगे उसके आधार पर आपको लिखना है। तो किसका है, पहला है पत्थर का उपयोग, वो आप देख सकते हैं, ये आपकी पुस्तक में है। जैसे स्टापू खेलने के लिए कर सकते हैं, स्टापू खेलते हैं तो प्रयोग उपयोगिता में क्या आएगा, क्योंकि विशेष चीज यहां पर ये बताना चाह रहा है कि संसाधन जो होता है, संसाधन जो होता है, रिसोर्स जो होता है, उसका क्या होता है, अपनी उपयोगिता होती है, उसका मूल्य होता है, उसका पेटेंट होता है, ये उसकी खास बात होती है संसाधन की। तो वही तो ये उसका अगर उपयोग है तो वो संसाधन है, और कहां से, प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है। आप ये देखिए, तो स्टापू खेलने के लिए आप खिलौने में कर सकते हैं, पेपर वेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो वो उपकरण हो जाएगा, मसाले पीसने के लिए करेंगे तो उपकरण हो सकता है पत्थर का इस्तेमाल। आप बाग बगीचे कमरे को सजाने के लिए भी गोल गोल पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोतल को खोलने के लिए तो आप उपकरण के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से गुलेल के रूप में करेंगे तो वह शस्त्र के रूप में हो जाएगा। तो इसी भांति एक और दिया गया है जिसका मैंने जिक्र किया था, पत्ती के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं क्या है, अपने बगीचे व कमरे को सजाने, पत्तियों से आप अपने कमरे को सजा सकते हैं, ये एक अच्छा इस्तेमाल है, सजावट के रूप में ले सकते हैं। बगीचे में खाद के लिए, क्योंकि पत्तियां जब जमीन पर गिरती हैं तो वह कुछ समय बाद जब उनमें ताप लगता है, नमी मिलती है, तो वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, ह्यूमस में या जैविक खाद में बदलाव हो जाता है। तो उसका इस्तेमाल हम पदार्थ यानी कि जैविक खाद, कैसा खाद, जैविक, जैविक खाद बनाने के काम में भी ले सकते हैं, या ह्यूमस का निर्माण भी उससे होता है। जलाने के लिए काम में लेंगे तो वह ईंधन कहलाएगा। आदिवासियों के वस्त्र, आप अंडमान निकोबार में जरावा जातियां जहाँ रहती हैं, आदिम जातियां, आज भी वहाँ पर वो पत्तों का इस्तेमाल अपने शरीर को ढकने के लिए यानी कि पहनावे के रूप में, सजावट के रूप में काम में लेते हैं। रंग बनाने के लिए, प्राचीन काल में और अब भी कई ऐसे होते हैं प्राकृतिक रंग, आप पत्ती से हरा रंग या पीला रंग बना सकते हैं, फूलों से भी रंग बना सकते हैं। जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल, कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं आप जानते हैं, जैसे नीम है, तुलसी है, ये ऐसी पत्तियां होती हैं, जो मीठा नीम है, कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं, तो ये सब जो हमारे रसोई में काम में आ सकता है, जड़ी बूटियों के रूप में काम में आ सकता है, तो औषधि के रूप में हम इनको इस्तेमाल ले सकते हैं। तो आप जान गए कि संसाधन जो होते हैं वह इंसान ने ही, प्रकृति ने तो दिए हैं उपहार स्वरूप, पर इंसान ने अपनी ज्ञान व कौशल और बुद्धि विवेक से उन्हें उपयोगी बनाया है, मूल्यवान बनाया और उनका पेटेंट कर लिया है। तो इस तरीके से ये जो पाठ था ये संसाधन पर आधारित था, जो हमने पूरा किया इसके पाठ्य प्रश्नों को। इसी के साथ नमस्कार,